हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो हमारा आया है। इसमें हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो है उसमें भी हमने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे एमसीक्यू के। और ये वीडियो स्पेशली आप 11th क्लास में हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर में 2022 में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। तो ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसके आगे हम चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, इनमें से कौन सा आयंस हैज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन AR3D6। अब ये AR3D6 किसका होगा बताइए। ये दिया गया आपको AR3D6। तो AR क्या होता है? आर्गन। आर्गन का कितना होता है देखिए ध्यान से, आर्गन का होता है 18। AR3D6। तो अब 18 में 6 जोड़ोगे कितना हो गया? 18 में 6 जोड़ोगे कितना हो गया? 24 हो गया, 24 हो गया। तो इसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो बेटा, अब इसमें से किसका होगा ये? जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कोबाल्ट +3, निकिल +3, Mn +3, Fe +3। बताइए ये किसका होगा? अगर आप ध्यान से देखो, कोबाल्ट का 27 है, 27 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे? 24। बोलो, निकिल +3, निकिल का 28 होता है, 28 में से 3 गए, कितने बचे? 28 में 3 के 25। मैग्नीज का कितना होता है? 25, 25 में 3 के कितने बचे? 22। और +3 आयरन का 26 में से 3 के कितने बचेंगे? 23। तो इसमें आंसर हमारा क्या हुआ जाएगा? कोबाल्ट +3, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है उसका 27 होता है और 27 का मतलब 3D और ये 4s2 और 3D कितना होगा? 7। तो अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? +3। तो +3 का मतलब यहाँ से 2 में 1 निकल गया, यहाँ से चला गया, तो ये बन गया आपका कोबाल्ट +3 का आ गया 3D। यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल के आ रहा है AR3D6, ये किसका आ गया बेटा? ये हमारा आ गया कोबाल्ट +3 का। समझ में आ गया? तो बेटा इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? 9th का ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 10 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 24। बताओ, एटॉमिक नंबर 24 है तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये? देखिए कौन सा सही होगा। पहली बात तो 24 क्रोमियम का होता है, एक्सेप्शन होता है, सबको पता है। तो एक्सेप्शन होता है क्रोमियम का 24, तो 24 हमारा क्रोमियम, देखिए ध्यान से, क्रोमियम 24। तो क्रोमियम 24 की देखेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 1s2 के बाद में लास्ट में क्या आएगा? 3D5 4s1। कुछ याद आया? ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 3D5 4s1 आना चाहिए। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है? 3D5 4s1। क्या ये सही है? आर्गन का 18 होता है, 8 5 13 1 14 हो गया, 24 हो गया। बोलो, ये हो गया तुम्हारा। ये बताओ क्या ये सही है या ये सही है? बताइए कौन सा सही है? पहला विकल्प हमारा सही है, क्योंकि AR 18 8 5 13 1 14 यानी 24 हो गया। समझ में आ गया? तो 10th का हमारा ए विकल्प सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द एलिमेंट दैट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद बोरान। द एलिमेंट दैट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद बोरान। बोरान से कौन डायगोनल रिलेशन शो करता है? एल्युमिनियम करता है कि सिलिकॉन करता है? तो आप डायगोनल रिलेशन की बात करें तो आपको हम बता दें। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, लिथियम है, लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम से होता है और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन एल्युमिनियम से होता है। बोलो बेटा, अब बोरान एल्युमिनियम फैमिली में तो बोरान का रिलेशन सिलिकॉन से होता है। ये बोरान और सिलिकॉन एक दूसरे से डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। एल्युमिनियम बेरिलियम से करता है और लिथियम मैग्नीशियम से करता है, इसलिए डायगोनल रिलेशन बोरान सिलिकॉन से करेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है द एलिमेंट दैट शोज डायगोनल रिलेशनशिप बोरान। बोरान से कौन शो करेगा? जल्दी से बताइए। सिलिकॉन। तो 11 का हमारा सी सही है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। आप बताइए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है किसी भी एलिमेंट का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर आगे 4s2 3d 10 4p6, यहाँ तक कितना हो गया? 30 हो गया। और देखो बेटा 2 2 4 4 6 10 तो 12 6 18 10 28 2 30 हो गया और 36 हो गया, 36 और 10 46 हो गया, 46 और 2 46 और 2 48 और 3 8 3 11 कितना हो गया? 51 हो गया। लेकिन अब आप देखिए आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये देखिए पहले आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा 5s2 5p3, तो 3 2 कितने हो गए? 5। तो ये ग्रुप हमारा 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। तो 5 का मतलब हो गया 5 में 10 जोड़ दो, 15वां ग्रुप है। ये नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है, तो नाइट्रोजन फैमिली रखी गई 15वें ग्रुप में। तो 5 है, 10 जोड़ दो, 15वां ग्रुप आ गया। आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? 15th होना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जिनके आउटर सेल में आपने पढ़ा होगा, जिनके आउटर सेल में 2 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें हम 10 जोड़ देते हुए ग्रुप आता है। और आपको बता दें NS2 और NP3 जहाँ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 और 2 कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा P में, तो P ब्लॉक तो है, और 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15वां ग्रुप आ जाएगा। ये 15 ग्रुप हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है। और नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। समझ में आ गया? तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? जाके जल्दी बताइए। 15th हो गया। समझ में आ गया? ये 12 क्वेश्चन हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो गया 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 और 3s1। ध्यान से देखिए, व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 2 2 4 4 5 9 1 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। एक बात समझने वाली बात है, यहाँ 2p6 होना चाहिए, फिर आना चाहिए। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 फिर 3s आ गया। बोलो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए, इधर चला गया 3s के पास। समझ में आ गया? तो इसलिए ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है फ्लोरीन की, क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ दिया गया है 1s2 2s2। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दिया गया है? 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद होना चाहिए 3s, ये था। लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो ये है 1s2 2s2 2p5 और 3s1। एक बात समझने में कोशिश करिए कि भाई ये देखिए यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकाल के हमने इसको दे दिया 3s को। अब यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट है, क्या है? वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? गिनो, 2 2 4 4 5 9 4 5 2 2 4 4 5 9 और 1 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको पता है नियॉन का होता है 10। बोलो, तो नियॉन तो ये भी है, लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? 3s को। ऐसा क्यों किया? तो हम इसके लिए कंपेयर करेंगे N+L रूल, 2p और 3s। इसकी तुलना NL से कर दीजिए। तो N+L रूल क्या होता है समझ लें ध्यान से, यानी 2 + 1 = 3 और 3 + L का मान Ag मिथुल क्वांटम नंबर की वैल्यू S के लिए 0 होती है। तो यहाँ पर आंसर कितना है? 3। दोनों के मान समान है तो दोनों की एनर्जी कैसी हो गई? सेम। N+L रूल के अकॉर्डिंग बोलो, N+L का मान दोनों के लिए 2p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल के दोनों के लिए N+L का मान सेम है, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। लेकिन हम उसको प्रायोरिटी देते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा हो। तो 2p और 3s में 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी, 3 नंबर है, तभी तो 2p पहले आता है। हुंड के अकॉर्डिंग 2p में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, फिर 3s में भरते हैं, इसलिए एनर्जी इसमें 2p की कम मानी जाएगी और 3s की ज़्यादा। इसीलिए 2p6 इलेक्ट्रॉन थे, ये खाली थे। बोलो, लेकिन जब हम एक्साइट किया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तुम्हारा 3s1 में। बोलो, तो ये एक्साइटेड स्टेट किसकी हो गई? नियॉन जानते हो, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये है तो नियॉन ही। बोलो बेटा, तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब देखते हैं, इस हिसाब से ये लग रहा है नियॉन का ये एक्साइटेड स्टेट है, लग नहीं रहा तुम्हें? भाई एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ऊपर जाता है,
इसलिए एक्साइटेड स्टेट ये हमारी नियॉन की लग रही है। देखते हैं अभी। तो बच्चा देखिएगा, व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये निकल के आई नियॉन की एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। 14 में द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज, एलिमेंट दिया गया है विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया AR3D10 4s2 4p3 रिप्रेजेंट, ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। पहली बात, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन तो है ही नहीं। और सुनो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि इसमें AR3D10 4s2 4p में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो तो कन्फर्म है। और पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 4 3 7 कि वो सॉरी 4 कहाँ है यहाँ पर, 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 में 10 जोड़ दो तो 15वां ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। और नाइट्रोजन फैमिली में ये कौन है ये बताना है, मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इसको हम चेक करते हैं। देखो बच्चों, आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दिया गया, इधर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया AR18, और फिर दिया 3D10, और फिर दिया 4s2 4p3। बोलो बच्चों, ये दिया है 18 और 10 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, और 30 और 3 कितने हो गए 33। 33 किसका होगा अभी पता चल जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी नहीं आता, आर्सेनिक एंटीमनी, और फिर बिस्मथ। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 15 होता है, 15 में 18 जोड़ोगे 8 5 13 33 आएगा, आर्सेनिक है। और आपको बता दें आर्सेनिक मेटलॉइड्स है, कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, याद है कैसे, दोबारा से बताएं। बोरान, सिलिकॉन, याद करो, और फिर सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और फिर टेलरियम, ये एक पूरा सीक्वेंस है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, टेलरियम। तो भाई ये तुम्हारा आर्सेनिक मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारा आर्सेनिक 33 जो है, ये 33 नंबर जो है पता किया ये कौन है, आर्सेनिक है, और आर्सेनिक मेटलॉइड्स होता है। नॉन, अगर यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस हैं तो नॉन मेटल हैं, और नीचे वाले ये मेटलिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, कौन, बिस्मथ, एंटीमनी नहीं, एंटीमनी भी तुम्हारा मेटलॉइड्स है, तो आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स है। तो आर्सेनिक 33 नंबर तो दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 33 एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। 33 एटॉमिक नंबर में आउटर सेल में 4s2 4p3 हैं, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, 10 जोड़ो 15वां ग्रुप में, ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक हमारा मेटलॉइड्स है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया 14वें का, सी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नीशियम एंड लिथियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ड्यू टू, ध्यान समझना, लिथियम की मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, क्यों सेम है, डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है समझना ध्यान से। मैग्नीशियम आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, लिथियम का डायगोनल मैग्नीशियम से होता है, क्योंकि ये जबकि एल्कली मेटल्स है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल में रखा गया है, लेकिन इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। कौन सा, इनका साइज, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, और इनकी पोलराइजिंग पावर भी लगभग सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें समझते हैं, मैग्नीशियम लिथियम दोनों सिमिलर है प्रॉपर्टीज में। किसका कारण क्या है बताओ, सेम इलेक्ट्रॉन बट E/M रेशियो, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ से आ गई, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है। आगे आ जाओ, सेम ग्रुप में रखे गए नहीं, लिथियम रखा गया है एल्कली मेटल में, Mg रखा गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल में। लिथियम है आपका फर्स्ट ग्रुप, मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप, ये भी गलत। सेम आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल माने इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा, जब साइज लगभग सेम होगा, जब साइज लगभग सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी भी तो बराबर की लगनी चाहिए,
तो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होनी चाहिए भाई। से E/M रेशियो वाला कोई लॉजिक है नहीं। आगे आ जाओ, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होती नहीं है बिकॉज दे आर मेटल। आगे आता है सेम ग्रुप में है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारे पास विकल्प बचा कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी, क्योंकि इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी सेम लग रही है, क्योंकि इनके साइज लगभग बराबर है। बच्चों मैग्नीशियम और लिथियम के केस में ये लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करती है न्यूक्लियस चार्ज पर, ठीक है, इसलिए वेरिएशन आ सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, इधर देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा ये ए वाला जो है कुछ गलत लिखा है यहाँ पर। E/M की जगह पर यहाँ लिखा होता चार्ज बटे साइज, चार्ज बटे साइज तो ज़्यादा अच्छा रहता, पोलराइजिंग पावर। तो जो E/M है यहाँ पर चार्ज बटे साइज ही दिया गया है, समझ में आ गया, इसलिए विकल्प हमारा ए सही होगा। लेकिन बच्चों लग रहा था आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन आपको बता दें आयनाइजेशन पोटेंशियल माने इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी, लेकिन लिथियम मैग्नीशियम के न्यूक्लियस चार्ज में अंतर है, इसलिए वहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि सेम हो। इसलिए हमारा E/M जो लिखा ना वो गलत लिखा है। E का मतलब चार्ज और M यहाँ पर साइज से मतलब है। इनकी पोलराइजिंग पावर सेम है। कैसे, समझिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा पोलराइजिंग पावर बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज, याद आया, चार्ज अपॉन साइज। अगर इन दोनों का पोलराइजिंग पावर सेम इसलिए होगा क्योंकि चार्ज और साइज का जब रेशियो निकालेंगे वो लिथियम का और मैग्नीशियम का लगभग सेम निकलेगा, चार्ज अपॉन साइज। क्योंकि देखिए चार्ज मैग्नीशियम पे कितना है, 2 ज़्यादा है, और बटे साइज इसका छोटा है। और यहाँ पर लिथियम में क्या है, लिथियम में आपको पता होना चाहिए चार्ज कम है और साइज भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो रेशियो निकल के आएगा दोनों का चार्ज बटे साइज का, वो कैसे निकल के आएगा, लगभग सेम। समझ में आ गया। हाँ, इनकी आयनिक रेडियस भी लगभग समान होती है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है ये जो मेन बात आई है, इन्होंने चार्ज को E से लिखा, साइज को M से लिखा है, इस चक्कर में यहाँ पर वो लिखा E/M सेम होगा दोनों का, यानी पोलराइजिंग पावर दोनों की सेम होगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और मिलेंगे इस सीक्वेंस के साथ में, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।